हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की नई बुक सोशल साइंस से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 7 इंडियाज कल्चर रूट्स, कि हमारा जो इंडिया है और उसका जो कल्चर है उसका रूट कहाँ से है। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में। तो देखो, बुद्धिज्म हमने देखा प्रीवियसली कि पहले वेदास और जितने भी उपनिषद थे इनकी अथॉरिटी थी। अब कुछ लोगों को इन चीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने दूसरी थॉट ऑफ स्कूल की तरफ या स्कूल ऑफ थॉट की तरफ उन्होंने अपना मुंह किया और ये था बुद्धिज्म। ठीक है, अब बुद्धिज्म में क्या था? बुद्धिज्म 2.5 मिलियन एगो इसका जन्म बताया जाता है कि तब उस टाइम स्टार्ट हुआ था। अ यंग प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सिद्धार्थ गौतम के बारे में, जो कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। और आज लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में है। ठीक है, अब बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो सिद्धार्थ के जन्म के ऊपर थोड़े से क्या है, उनमें एक डिफरेंस है कि भाई कब हुआ था उनके जन्म सिद्धार्थ गौतम का। बट चैप्टर 4 में हम ये चूज कर लिया कि 560 BC को ही सिद्धार्थ का जन्म का टाइम माना जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। एज द स्टोरी गोज, देन सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द पैलेस। अब देखो, सिद्धार्थ गौतम के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जब भी बुद्धिज्म का नाम आता है सिद्धार्थ गौतम जी का नाम जरूर आता है। ठीक है, अब सिद्धार्थ गौतम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो राजा के बेटे थे। अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। ओके, वन डे एट द एज ऑफ 29, और जब वो केवल 29 साल के थे। ठीक है, अब वो क्या था, एक पालकी निकली राजा की, तो वो भी अपने चैरियट में, अपने रथ में बैठ के जा रहे थे। ठीक है, अब वो क्या देखते हैं, थोड़े से सेंसिटिव तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो स्टार्टिंग से ही थोड़े सेंसिटिव थे, उनको चीजें महसूस होती थी चीजें। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उनका चैरियट बाहर निकलता है एक दिन, तो वो देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक डेड बॉडी देखते हैं। और इन तीनों चीजों को देख के ना उनका जो मन है वो इंसान सारी चीजों से बदल जाता है कि भाई ये सब क्या है, मैं तो यहाँ इतनी सुख सुविधा से रह रहा हूँ, यहाँ ये लोग इतने परेशान हैं, और ये परेशान है तो अपनी परेशानी को ठीक क्यों नहीं करते, ये क्यों इस संसार की और चीजों में लगे हुए हैं, ये अपना कल्याण करने में क्यों नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे सिद्धार्थ गौतम के मन में ऐसे विचार आते थे। ही ऑल्सो सो एन एसेटिक। एसेटिक क्या होता है? जो पूरे डिसिप्लिन में रह के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऐसी डिसिप्लिन में और अपने आप को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से दूर रख के सिर्फ अपने आप को समझने की, उस परमात्मा को समझने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं एसेटिक। तो उन्होंने एक ऐसे साधु को भी देखा, हु अपियर टू बी हैप्पी एंड अ पीस। अब उसने देखा कि जो और लोग थे उनके पास घर भी था, उनके बच्चे भी थे, जमीन जायदाद भी थी, वो तब भी खुश नहीं थे, है ना। और जो ये एसेटिक था, जिसके पास सिर्फ वही 2-4 चीजें थी जिससे उसका गुजारा चल सके, उसके चेहरे पे पूरी शांति थी, वो खुश दिखाई दे रहा था। तो इन सब चीजों ने सिद्धार्थ गौतम के मन को एकदम से बदल दिया। ठीक है, फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ। अब इन चीजों ने उनको सोने ही नहीं दिया कि ऐसा क्या था उस एसेटिक के पास कि वो इतना खुश था, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा मन इतना विचलित है। तब वो क्या करते हैं, वो अपने महल को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी हो रखी थी, उनका एक बेटा भी था, वो उन सबको 29 साल की आयु में छोड़कर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो कितने साल के थे? तो वो 29 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपने घर को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ दिया था। ट्रैवलिंग ऑन फुट एज एन एस्थेटिक, जैसे एक साधु संत पैदल चलते हैं, मीटिंग अदर एस्थेटिक, और दूसरे साधु संतों से मिलते हुए, स्कॉलर से मिलते हुए, ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था, बूढ़े इंसान को देखा था। तो वो जानना चाहते थे कि जो हम ह्यूमंस हैं या हमारी जो जिंदगी है उसमें इतने दुख क्यों है, और ये दुख क्या हमारी वजह से है, और इनका उपाय क्या है। तो जो बुद्धा है वो इन चीजों को जानना चाहते थे। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया। अब ये भी आता है कि उन्होंने मेडिटेशन कहाँ की थी, तो उन्होंने मेडिटेशन की थी पीपल ट्री, जो कहाँ पे है? बुद्ध गया में है, बोध गया में है, और बोध गया कहाँ है? बिहार में है। ही अटेंड एनलाइटमेंट, ही रियलाइज दैट अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज। अब उनको तो यही जानना था कि जो हम इंसान हैं वो इतने परेशान क्यों रहते हैं।
तो उन्हें दो चीजें पता चली, एक है हमारा इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान, कि हम हर किसी को अपना समझते हैं बट रियल में हम खुद अपने हैं, हमारा शरीर हमारा है, ठीक है, जो हम अटैचमेंट करते हैं किसी के साथ वो हमें दुख ही देती है, ठीक है। कि एक पिता है, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, पिता है पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए करता है, फिर वो बच्चे बड़े होके उनका अपना थॉट पैटर्न हो जाता है। अब पिता सोचता है कि ये मेरे लिए करेंगे, बच्चे सोचते हैं अब उनका समय है तो वो अपने लिए करेंगे। तो क्या है, वो पिता उस अटैचमेंट की वजह से और बाद में उस पिता को वो जो प्यार है या जो चीजें है वो वापस नहीं मिलती, तो वो पिता परेशान होता है। तो बुद्धा जी ने यही बताया, सिद्धार्थ गौतम ने यही बताया कि जो हमारा इग्नोरेंस है, कि जो हमारा अज्ञान है और जो हम ऐसी ही संसारी चीजों से अटैचमेंट कर लेते हैं, ये हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। आप खुश रहो बट किसी से इतने अटैच ना हो कि उसके जाने से आप परेशान हो जाओ या आपकी लाइफ खराब हो जाए, ठीक है। ये उन्होंने दो रूट कोज बताए हमारी सफरिंग के। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज बुद्धा, और फिर धीरे धीरे जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनको क्या कहा जाने लग गया, उनको बुद्धा कहा जाने लगा, विच मीन्स द एनलाइटेड और अवेकेंड वन, की उनको फिर बुद्धा कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है जिसको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसको अपने आप में अवेयर हो गए हो, जो मतलब उनके अंदर पूरा ज्ञान का प्रकाश हो गया हो। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, और जो उन्होंने मेडिटेशन करके, इतना स्कॉलर से बात करके या अपने आप को डिसिप्लिन में रहकर जो कुछ सीखा था, फिर वो उस चीज को सिखाने लग गए, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। और सबसे बड़ी बात वो किस, उनका आइडिया क्या था, अहिंसा का, कि किसी को आप परेशान मत करो, आप किसी के साथ वॉयलेंस मत करो, ठीक है, किसी को मारो पीटो नहीं, गाली गलौच मत दो, ठीक है। सो विच इज जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, कि आप किसी के साथ कोई भी हाथापाई नहीं करोगे, कोई झड़प नहीं करोगे, बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, कि किसी को ना तो आप गलत शब्द कह के उसको हर्ट करोगे, ना ही उसको किसी प्रकार से चोट पहुंचाओगे। ही ऑल्सो इंस्टिट्यूटेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको खुद एक सिंसियर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कि आप उतना सो जितना आपको सोना है, आप उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप अपना अपना ध्यान रखें, व्यायाम करें, आप अपने आपको जो आपका जरूरी काम है वो करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर कोई घर से बाहर निकल जाओ और ये सब चीज करो, नहीं, आप जिस भी लाइफ को जी रहे हैं, आप एज अ स्टूडेंट हो या आप एज अ फैमिली में कोई भी हो, तो आप अपने जो कर्म है उनको पूरे डिसिप्लिन के साथ करो। ये नहीं कि जब मन में आया तब वो काम करोगे। किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, किसी भी एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो वो डिसिप्लिन पे काफी फोकस करते हैं। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेशंस ही सिंपली, दिस सिंपली, उन्होंने क्या बताया, नोट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, कि नहाने से कोई प्योर नहीं होता, दो मैनी पीपल मे बैथ हेयर स्केर्ड रिवर बट वन इज प्योर इन होम ट्रूथ एंड धर्म रिसाइड, कि कोई भी चाहे कितनी भी पवित्र नदी में स्नान कर लो, कोई भी तब पवित्र नहीं होता जब वो सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलता है ना, तब इंसान अपने आप ही प्योर हो जाता है, उसे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। कंक्यूरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कंक्यूरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटल फील्ड 1,000 टाइम्स, कि किसी को हजारों लाखों वार के युद्ध में, बैटल फील्ड में डिफीट करने से वो खुशी नहीं मिलेगी, हजारों लोगों को मारकर उन पे जीत हासिल करके वो जीत नहीं होती। जीत जब होती है जब हम अपने आप को जीत लेते हैं, जब हमारा मन हमें नहीं चलाता, हम अपने मन को चलाते हैं, कि अभी पढ़ने का समय है तो हम पढ़ाई ही करेंगे। अगर टीवी या रिमोट टीवी है या रील से देखने से हमारा जीवन खराब हो रहा है, हमारा समय खराब हो रहा है, तो हम उसको नहीं करेंगे। हमारा अभी समय पढ़ने का है तो हम उसको पढ़ाई में ही लगाएंगे। हर चीज हमारे जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, हमें ग्रो करने में रिलेटेड होनी चाहिए। तो यही बुद्धा की क्या थी, टीचिंग थी। और देखो इस टीचिंग को मैं आपके जीवन से जोड़ूंगी, कि अभी आप 6th क्लास में अब इनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा यही है कि बुद्धा जी कहते हैं कि आप सच्चे रहो, धर्म के मार्ग पे चलो, किसी को परेशान मत करो, किसी को गाली गलौच मत करो, किसी को हर्ट मत करो। दूसरी बात है, दूसरे को सच या झूठ में फंसाने से अच्छा है कि आप खुद सच्चे रहो, आप अपने ऊपर काम करो, और जितना हो सके अपनी लाइफ में नॉलेज को गेन करो और आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो।
द बुद्धा फाउंडेड द संघ। अब देखो ये भी आता है कि संघ का फाउंडेशन किसने किया था, तो बुद्धा फाउंडेड द संघ, अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक और मोंग। मतलब भिक्षुक क्या होते हैं, मोंग क्या होते हैं, वही जो कैसे रहते हैं, जैसे साधु संत रहते हैं, ठीक है। और भिक्षुणी जो नन, जो फीमेल मोंग होती हैं, हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। अभी क्या करते थे ये लोग, जो बुद्धा जी की टीचिंग थी उनको सीखते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे और लोगों को भी हेल्प करते थे। His influence on India and indeed the whole of Asia was enormous, as we will discover later. It is still perceptible today. अब देखो ऐसा नहीं था कि बुद्धा का जितना भी इफेक्ट था वो हमारे ऊपर या इंडिया के ऊपर था, यहाँ तक कि पूरे एशिया में और बाहर के बहुत सारी कंट्रीज में भी बुद्धा जी का पूरा इन्फ्लुएंस था। आज हम भूल चुके हैं, जो लोग हमारे इंडिया में थे या जो इतने साधु संत महात्मा हमें इतना एनलाइटमेंट देके गए, इतना नॉलेज देके गए, हम भूल गए। पर उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन, बाहर कंट्री के लोग। अगर हमसे कोई बुद्धा के बारे में पूछे ना तो हमें पता नहीं है कुछ भी बुद्धा के बारे में, पर अगर आप दूसरी कंट्री के लोगों से पूछोगे ना जहाँ पे इनका एनॉर्मस इफेक्ट था, वो इनके बारे में सब कुछ बता देंगे कि उनकी टीचिंग क्या थी, कैसी प्रैक्टिस थी, वो कैसे लोगों की हेल्प करते थे। तो जो हमारा है या हमारे देश का है, हमें उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हमें किसी और यूट्यूबर या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं गेन करनी, जो हमारे रियल चीज़ें हैं हमें उनके बारे में हासिल करनी है नॉलेज की एग्जैक्टली ये किस चीज़ पे बातें कर रहे थे। अगर हमारी बुक है, वो बुक किसके ऊपर बात कर रही है, उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे लिए क्या करके गए और वो क्या सपना देख रहे थे फ्यूचर के बारे में, उस चीज को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। Let's explore. Discuss the way the Buddha is depicted in the above panel. अब आपको इस फोटो को देख के बताना है कि बुद्धा क्या कर रहे हैं। So Buddha is depicted as a preacher in the panel. अब यहाँ पे वो किसी को कुछ सिखा रहे हैं। Can you name some state of India or some other countries where Buddhism is a major religion even today? तो आप अपने इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में बताएंगे ऐसे कौन से देश हैं या स्टेट हैं जहाँ पे बुद्धिज्म फैला है। So Buddhism is the majority religion in Bhutan, Myanmar, Cambodia, Sri Lanka, Thailand, Mongolia and Laos. Maharashtra has the highest number of Buddhists in India shown as below. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं। और अगर बाहर की कंट्री की बात करें तो भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मंगोलिया और लाओस में बुद्धिज्म पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में मंगोलिया है, ठीक है, और ये नेपाल, भूटान, बर्मा, ठीक है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सब में बुद्धिज्म फैला हुआ था। ठीक। Many stories from the Upanishad tell us the importance of asking questions whether these questions come from men, women and children. अब देखो जब ये सब चीजें आ रही थी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब भी आ रहे थे, तो बहुत सारी कहानियां हैं जो इनसे रिलेटेड है। तो चलिए एक दो को पढ़ते हैं। सो मैनी स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद। सो यहाँ पे आप देखोगे श्वेत केतु, ठीक है, और एंड द सीड ऑफ रियलिटी की जो सच्चाई है उसका जन्म कहाँ से हुआ तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद से है। तो ऋषि उदालक्य अरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास। अब यहाँ पे ऋषि उदालक होते हैं जो अपने बेटे श्वेत केतु को गुरुकुल भेजते हैं कि आप वेदों का ज्ञान लेके आए। पहले भी बताया था जो वेद है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते थे, जिस गुरु को ये पता होते थे वो वर्बली ही अपने जो शिष्य हैं उनको सिखाते थे, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग होती थी उनको सिखाने के लिए। व्हेन श्वेत केतु रिटर्न 12 years later, और जब 12 साल बाद श्वेत केतु घर आए, his father realized he had become very proud of his learning. होता है ना जैसे क्लास में भी किसी एक बच्चे को एक्सरसाइज या कोई लेसन याद हो जाता है तो उसको एक तरीके से घमंड हो जाता है, प्राउड हो जाता है। बट जो टीचर है वो चाहती है कि उसको घमंड ना हो, या जो माता पिता वो चाहते हैं कि उस बच्चे को घमंड ना हो, वो सेंटर में ही रहे और उस चीजों को समझे कि रियलिटी नहीं है, सिर्फ ये चीज प्राप्त करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो उदालक्य टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन नेचर ऑफ ब्रह्म। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ ब्रह्म है। तो उन्होंने ब्रह्म के ऊपर बहुत सारे उनके क्वेश्चन पूछे और श्वेत केतु उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दे पाए। उदालक्य प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्रह्म थ्रू इनविजिबल इज एवरीवेयर, कि जो ब्रह्म है, जो एक ब्रह्म तत्व है, सुप्रीम पावर है, वो दिखाई नहीं देती पर हर चीज में है।
अगर आप कभी बनियान ट्री को देखोगे, बरगद के पेड़ के फ्रूट को देखोगे, तो छोटा सा फ्रूट होता है, देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बट जब उसको आप जमीन में दबा दोगे, ठीक है, दबा दोगे, पानी दोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो वो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ निकल के आएगा। तो उन्होंने समझाया कि जो ब्रह्म है वो भी ऐसे कि वो इनविजिबल है, दिख नहीं रहा, पर वो हर किसी में ही है, वो मुझ में भी है, तुझ में भी है, और इस पूरे संसार में फैला हुआ है। तो ऐसे उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि श्वेत केतु, तुम्हारे अंदर भी वो ब्रह्म तत्व है, तो तुम उसकी खोज करो, ना कि अपने ऊपर तुम प्राउड फील करो कि तुमने ये सब चीजें सीख ली है। नचिकेता एंड हिज क्विस्ट। अब यहाँ पे एक और कहानी है जिसमें नचिकेता और उसके कुछ सवाल जवाब है। सो ये कथा उपनिषद से ली गई है। वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज प्रोसेशन इन अ रिचुअल, कि एक बार एक आदमी होता है जो यज्ञ हवन करता है और उसमें वो जितनी उसकी धन संपत्ति है उसको वो देता है, ठीक है। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर्ड टू एंड द फादर बिकेम एंग्री एंड आंसर। अब नचिकेता बार बार पूछ रहे हैं कि पापा आप ये किसको दे रहे हैं, पिताजी आप ये किसको दे रहे हैं, कौन है, कौन भगवान है। तब उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं आई गिव यू टू यम दैट इज टू गॉड ऑफ डेथ। अब वो कहते हैं मैं तुम्हें यमराज को देता हूं जो कि मृत्यु के देवता है। नचिकेता देन प्रोसीडेड टू यम्स वर्ल्ड एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मीट द माइटी गॉड। और फिर क्या करते हैं, नचिकेता यमराज के पास मिलने जाते हैं, मतलब उनके पास पहुंच जाते हैं उनके संसार में, और बहुत देर तक इंतजार करके वो उनसे मिलते हैं। और तब उनके मन में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, कि क्या होता है जब कोई इंसान मर जाता है। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग। अब यमराज भी कहते थे छोटा सा बच्चे, इसको मैं समझाऊंगा, इसको समझ में आएगा, तो वो इसको इग्नोर करते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं है, जाओ। बट द बॉय परसिस्टेड, पर बार बार वो जिद करता है, प्लीज यम एक्सप्लेन दैट द आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर। तब यमराज या यम उनको समझाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर, ठीक है, और जितने भी ह्यूमन है उनके अंदर एक आत्मा होती है, ठीक है, जो अंदर छुपी होती है। जब इंसान मर जाता है तो वो आत्मा ऊपर निकल के ब्रह्म तत्व में समा जाती है। इट इज नीदर बोर्न और नो डज इट डाई, ना तो इसका जन्म होता है और ना ही ये मरती है, ये तो इमोर्टल है। एंड हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम हिज जॉयफुली। और इतना सुनने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, यहाँ तो थोड़ा दे रखा है। फिर नचिकेता कुछ अपने सवालों का जवाब मिल जाता है और फिर वो अपने पापा के पास वापस आ जाता है, उसके पापा उसका खुशी से वेलकम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड याज्ञवल्क्य। अब यहाँ पे एक ऋषि मुनि है याज्ञवल्क्य और गार्गी। देखो उस टाइम ऐसा नहीं है कि जो मेल थे उन्हीं के अंदर ज्ञान था, नहीं, बहुत सारी ऐसी फीमेल भी हुई हैं जिनके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और उन्होंने भी ये मेडिटेशन ये सब करके उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की। सो वंस द वाइज किंग जनः अनाउंस्ड अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डिबेट। पहले क्या होता था कि सभाएं लगाई जाती थी, वहां पे बड़े बड़े फिलोसॉफिकल लोगों को बुलाया जाता था, ऋषि मुनि को बुलाया जाता था, और फिर कुछ आसपास के लोग भी होते थे, वो क्वेश्चनिंग करते थे उन गुरु या संतों से और वो उनके क्वेश्चंस का आंसर देते थे। अब ऐसी जनक जी ने एक सभा बुलाई और वहां बोला कि जो भी सवालों का जवाब देगा इन डिबेट में तो उनको प्राइज भी दिया जाएगा। अब वहां पे थे एक याज्ञवल्क्य जी, ठीक है, आ रिनाउंड ऋषि, एक ऋषि थे। केम टू द किंग्स कोर्ट, वो राजा के दरबार में आए। डिफीटेड मैनी स्कॉलर अंटिल गार्गी। अब उन्होंने जैसे सवाल जवाब हो रहे स्कॉलर्स के बीच में, विद्वान तो होते ही हैं, तो उन्होंने सबको डिफीट कर दिया, सारे आंसर्स दे दिए। तब गार्गी आती है एक ऋषि का, आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्म। अब वो जो गार्गी आती है वो उनसे नेचर के बारे में क्वेश्चन करती है, संसार के नेचर के बारे में, सीजन कैसे बने, ये सूरज धरती रिवर ये कैसे है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, और फिर वो क्वेश्चन करती है ब्रह्म तत्व के बारे में। एट दैट पॉइंट याज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस। अब यहाँ वो जो याज्ञवल्क्य मुनि है वो हो जाते हैं परेशान कि बस बंद करो। Later, however, Gargi resumed her questions and Yagjvalkya went on to explain how Brahma is what make the world, the season and the river and the everything as possible. अब वो रुकती ही नहीं है, बार बार क्वेश्चन करती है। तो अब याज्ञवल्क्य मुनि भी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रह्म क्या है, सीजन कैसे बनते हैं, रिवर्स कैसे आई हैं, क्या है उनका पर्पस, सब कुछ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब है जैनिज्म। जैन धर्म का के बारे में पढ़ेंगे। सो जैनिज्म इज अनदर important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient. Just like Siddhartha Gautam, Prince Vardhaman was born into a royal family in the early 6th century BCE. His birthplace was near the city of Vaishali in modern day Bihar. अब आप देखिए, जैनिज्म जैनिज्म आज का नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, एंशंट है, और इसकी जो रूट है वो भी बहुत प्रकार से, तरह तरह से अलग अलग जगह फैली हुई है। ठीक है, जन्म हुआ इसका माना जाता है कि अब इन सब की स्टोरी ना एक इंसान से या एक प्रिंस से, या जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की, या जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया, या इसमें कुछ एक नया तत्व जोड़ा, उनसे रिलेट करके पढ़ाया जाता है। तो पीछे हमने सिद्धार्थ गौतम के बारे में पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम की तरह ही वर्धमान, अब वर्धमान, ठीक है, ये देखो महावीर जी को का जो पहला नाम था वो वर्धमान था। उनका जन्म एक रॉयल फैमिली, ये भी राजा थे, और इनका जन्म कब हुआ था? 6th सेंचुरी BC में हुआ था। हिज बर्थ पैलेस वॉज नियर द सिटी ऑफ वैशाली, जो आज के टाइम में बिहार है, उसको पहले वैशाली बोला जाता था, वहां उनका जन्म हुआ था। ये भी एक राजघराने से थे, और 30 साल की उम्र में भी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। क्यों? इन्होंने की थी सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, की आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे ये, कि he practiced an ascetic discipline and after 12 years achieved infinite knowledge और supreme wisdom। अब इन्होंने भी बहुत टाइम तक डिसिप्लिन में रहे, खूब मेडिटेशन किया, और माना जाता है कि आफ्टर 12 ईयर्स की 12 साल के बाद इनको वो इनफाइनाइट ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको सुप्रीम विजडम मिली। मतलब ये बिल्कुल सांसारिक चीजों से तो इनको विमुक्ता थी ही, कि इनको संसार की किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये सिर्फ अपने आप को, सुप्रीम पावर को जानना चाहते थे, तो इनको वो नॉलेज मिल चुकी थी। उसके बाद इनको महावीरा कहा जाने लग गया, ग्रेट हीरो, एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। और उसके बाद इन्होंने लोगों को समझाना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जो उन्होंने सीखा था। तो आप ये फोटो देख सकते हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ महावीरा। तो आपने देखा जैनिज्म से रिलेटेड है, कौन है? वर्धमान जी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 6th सेंचुरी में, कहाँ? बिहार में, जो अभी मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे में बिहार है, वैशाली में हुआ था। 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, किस लिए? सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और आफ्टर 12 ईयर्स के बाद इनको सुप्रीम नॉलेज या इनफाइनाइट नॉलेज प्राप्त हुई। उसके बाद इनको महावीरा कहा जाने लग गया। महावीरा का अर्थ है ग्रेट हीरो, और उसके बाद इन्होंने लोगों को सिखाना समझाना स्टार्ट कर दिया। डोंट मिस आउट, अब आप इसको मिस नहीं करो। द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम जीना, ठीक है, एक ही मीनिंग है। इनका मतलब होता है कॉन्क्योर, कि किसी चीज को जीत लेना। अब जीतना किसको है? अपने मन को। दिस डजंट रेफर टू द कॉन्क्विस्ट टू टेरिटरी और एनिमी। अब जीतना उसका मतलब नहीं है कि आपने किसी को डिफीट कर दिया, कोई जमीन हड़प लिया, आपने किसी शत्रु को मार दिया, नहीं, ये है जीतना अपने मन को। ठीक है, अज्ञान से बाहर निकलना, अटैचमेंट को छोड़ना, एनलाइटमेंट की तरफ पहुंचना, ये है उनकी मीनिंग में कॉन्क्वेयर करना। जैन टीचिंग इंक्लूड अहिंसा। अब इन्होंने ना कुछ वर्ड्स दिए, वर्ड्स मतलब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनके ऊपर ये पूरा जैनिज्म है वो रिलाई करता है। तो उनकी टीचिंग में है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा बोलते हैं जिसको हिंदी में, अनेकतावाद और अपरिग्रह। ठीक है, इनका आगे मैं मीनिंग समझाऊंगी आपको इनको क्या कहते हैं। तो आप ये वर्ड याद रखें कि जैन टीचिंग में अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह, ठीक है, इन 3 चीजों पे, ये प्रिंसिपल पे ये जैन धर्म काम करता है। दीज आइडियाज, और उन्होंने बाद में ना एक और वर्ड भी जोड़ा था, ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। दीज आइडिया शेयर टू अ लार्ज एक्सटेंट विद बुद्धिज्म एंड द वैदिक स्कूल ऑफ थॉट आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर। द फर्स्ट मे बी लिस्टेड बाय दिस सेइंग ऑफ महावीरा। अब देखो, महावीरा ने पहला बता रखा है कि अहिंसा क्या है। सो ऑल ब्रीदिंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग, सेंशुअल क्रिएचर शुड नॉट बी स्लेन, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, और nor driven away। कि जितने भी इस पृथ्वी पर क्रिएचर्स हैं, चाहे हम हैं, पशु हैं, या जो ऐसे भी हैं जो दिख नहीं रहे, हमें ना तो उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ना वॉयलेंस करना चाहिए, ना उनको अब्यूज करना चाहिए, ना उन्हें हटाना चाहिए, ना उन्हें भगाना चाहिए। मतलब हर किसी को जीने का अधिकार है, जैसा उनको जीना है उनको जीना चाहिए, जीना देना चाहिए। किसी को मारने का, किसी को परेशान करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसको महावीरा कहते हैं अहिंसा। क्या कहते हैं बेटा? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ महावीरा ने यहां समझाया है। अब जो लास्ट 2 है वो देखो, हमने पढ़ा अनेकतावाद।
अनेकवाद, ठीक है, पढ़ोगे तो बहुत बड़ा वर्ड है, पर 2 बार रिपीट करोगे आपको आ जाएगा। इसका मतलब है नॉट जस्ट वन। अब देखो किसी भी चीज को देखने का हर किसी का नजरिया अलग है ना। अब ये एक एग्जाम्पल होता है ना कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा पानी, कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, ठीक है। तो हर किसी का देखने का अपना अलग नजरिया है ना। हमें दूसरे के नजरिए से भी चीजों को देखना चाहिए, है ना। हो सकता है जो मेरे लिए सच है दूसरे के लिए वो झूठ हो। सो दैट इज दैट ट्रूथ हैज मैनी एस्पेक्ट एंड कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। कहते हैं ना कि सिक्के के दोनों पहलू को समझना चाहिए। अगर किसी में कोई बात हो रही तो दोनों की बातें समझना चाहिए, तब डिसाइड करना चाहिए। तो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया अनेकतावाद की। एक चीज के ऊपर हर किसी के विचार, हर किसी का जो नजरिया है वो अलग हो सकता है। तो हमें हर किसी को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने इसको सही मान लिया, ये सही है, नहीं। हो सकता है जो चेंज या जो रूल्स आपके लिए सही है, हो सकता है दूसरों के लिए वो सही ना हो, है ना। अब तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट पोजीशन, कि हमें सब कुछ ऐसे यूं हर चीज पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हर चीज मैं खरीद लूंगा, हर चीज मेरी है, हर चीज ये नहीं। उतना ही रखो अपने पास जितना आपकी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है। ज्यादा इन चीजों में पढ़ोगे तो दुखी रहोगे। तो ये उनका मानना था कि आप 3A कहा जाता है जैनिज्म में, अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह, ठीक है। अहिंसा नॉन वायलेंस, अनेकतावाद नॉन एबोल्यूशन, और दूसरा है एब्सोल्यूटिज्म, और फिर तीसरा है हमारे पास नॉन अटैचमेंट, कि आप चीजों से इतना अटैच मत हो। ये मेटेरियलिस्टिक चीज है। जो रियल चीज ना, ब्रह्म तत्व को ज्ञान को प्राप्त करना, जानना, अपने सेल्फ अवेयरनेस करना, वो जरूरी है, ना कि इन जो आसपास की चीजें हैं उनको इकट्ठा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैनिज्म ऑल्सो इंस्टेड ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर। अब जैनिज्म ये भी मानते हैं कि जितने भी हम ह्यूमन हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एक दूसरे को लाइफ जीने में मदद करते हैं, हम आपस में कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है। सो हमें हर किसी की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हम एक दूसरे रिलेटेड हैं, ना तो हम एक दूसरे के बिना जी सकते हैं और ना ही इसके बिना कोई लाइफ है। साइंटिस्ट स्टडी नेचर, फ्लोरा एंड फोना हैव अगेन एंड अगेन कंफर्म दिस डीप ट्रूथ। अब देखो, अब साइंस में पढ़ते हैं ना कि फूड चेन होती है, या जो वाटर साइकिल है, या जो भी कुछ है, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। साइंस भी ये मानती है कि जो फ्लोरा फ्लोना है, जो नेचर है, या जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल क्रिएचर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। और ये भी कहा जाता है कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा, हर किसी के पीछे एक रीजन है होने का। अगर कोई किसी कनेक्टेड है तो उसके पीछे भी रीजन है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपके लिए लेके आएंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये दोनों और ये पूरा चैप्टर भी अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।